गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग पे। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आरपीएफ यानी कि जो हम लोग कंटिन्यू आरपीएफ के 50 क्वेश्चनों का जो जीके जीएस की जो श्रृंखला है उसको हम लोग कंटिन्यू। तो ये जो आरपीएफ का शिफ्ट होगा 24 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। इसके 50 क्वेश्चन आपके सामने देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन है, जॉर्ज यूले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. हुम या दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि इसमें जो आपका सही आंसर जो होगा वो है कौन सा आपका, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या नाम होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। पूरा नाम क्या होगा, पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये इनका क्या है, पूरा नाम ये है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी अगर और बात कर लें इसको लेकर कि जो आपका क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यदि अगर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं, किसकी स्थापना हुआ, तो आपको बताना है क्या, 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। कहाँ पे होगा, तो एक आपका गोकुल दास क्या है आपका तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में, खासकर वहाँ पे हुआ था ये, ठीक है। अगर स्थापना की बात करें कि स्थापना कहाँ हुआ इसका, स्थापना तो बताएंगे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। कहाँ पर है ये, तो ये मुंबई में, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्थापना होगी, ठीक है, यहाँ पे इसकी स्थापना होगी। अच्छा, इसके अतिरिक्त देखिएगा जरा और भी सवाल पूछ लेगा कि जो दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हैं, इनके बारे में सवाल ये बन सकता है कि ये क्या होंगे, फर्स्ट यानी कि पहले, ठीक है, पहले ये क्या होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या होंगे, ये पारसी, ठीक है ना, पारसी धर्म, पारसी क्या होंगे, ये अध्यक्ष होंगे, ठीक है, क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। कहाँ पर, तो कोलकाता अधिवेशन, ठीक है ना, कहाँ पे, कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है, कहाँ पे, कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जो ए.ओ. हुम है, ये ध्यान रखिएगा, ये मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या रहे थे, सचिव या संस्थापक भी रहे, ये हैं सचिव रहे, कम से कम 2 दशक तक तो रहे ही रहे, 2 दशक तक ये रहे सचिव। फिर उसके बाद में ये साथ साथ में ये क्या है, तो ये INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये क्या माने जाते हैं, संस्थापक, क्या है ये, संस्थापक या फिर प्रवर्तक जनक माने जाते हैं, ठीक है, ए.ओ. हुम। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो ए.ओ. हुम है यानी एलन ऑक्टेवियन जो ह्यूम है, ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या नहीं बने, अध्यक्ष नहीं बने, ये सचिव ही पद पे रहे, ठीक है। जॉर्ज यूले की बात करें तो जॉर्ज यूले जो हैं, जॉर्ज यूले की बात करें तो ये 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ, तो इलाहाबाद अधिवेशन के ये क्या रहे, अध्यक्ष रहे,
अधिवेशन के ये क्या रहे, पहले ईसाई कह सकते हैं, ईसाई, या फिर कह सकते हैं अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, तो जॉर्ज यूले। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा थोड़ा और ध्यान रखेंगे कि अगर बात करते हैं यूपी, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के समय आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है वो है कौन, जे.बी. कृपलानी। ठीक है ना, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे एनी बेसेंट होंगी, कोलकाता अधिवेशन 1917 में। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा सरोजिनी नायडू होंगी, कानपुर अधिवेशन 1925 में। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब होंगे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी होंगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आगे चलिए, अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, स्कूबा ड्राइविंग, बास्केटबॉल, तलवारबाजी या शतरंज। तो इसमें सही आंसर क्या आपका हो जाएगा, बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल हो जाएगा। अब देखिए बास्केटबॉल की अगर बात करें तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 5 है। और जो बास्केटबॉल है, ध्यान रखना, ये अमेरिका की देन है या फिर कह सकते हैं यूएसए का है, ये राष्ट्रीय खेल भी है। क्या है, राष्ट्रीय खेल है। और आपसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सा वो आपका खेल है, जिसमें लंबे खिलाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जिनकी हाइट अधिक होती है उसमें आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखिए बास्केटबॉल ही वो खेल है जिसमें क्या है, ऊंचे कद के खिलाड़ियों की इसमें आवश्यकता पड़ती है, या उनके लिए अनुकूल भी ये खेल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 5 खिलाड़ी होते हैं। अब शायद तलवारबाजी की देखा जाए, तलवारबाजी में एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है भवानी सिंह, वो भी तलवारबाजी ये करती हैं। ठीक है, हमारी भारतीय खिलाड़ी हैं कौन, भवानी सिंह। तो जो भवानी सिंह है ये भारतीय महिला क्या है, तलवारबाज। ठीक है ना, भारतीय महिला तलवारबाज है। ठीक है, बाकी शतरंज की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो खासकर जो आनंद हैं वो बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं शतरंज के, विश्वनाथ आनंद। अब देखिएगा संस्कृत पुस्तक जामवती कल्याणम, ये भाई बड़ी फेमस पुस्तक है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में है। और जामवती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे, नंदी तिवाना, तेनालीराम, कृष्णदेव राय या फिर अलाशानी पेडना। तो इसके लिए सही आंसर होगा कौन सा, तो कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। अब देखेंगे जो कृष्णदेव राय हैं इनका जो कार्यकाल रहा है ये 1509 से लेकर 1529 के बीच में रहा है। ठीक है, तो कृष्णदेव अगर देखा जाए तो काफ़ी एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। खासकर जो आप देखेंगे ये साउथ इंडिया में जो संगम वंश है उनमें एक सुलु वंश करके है, वो उसके खासकर ये शासक एक है। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था, हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या बाबर ने। तो दीन ए इलाही क्या था, एक नया धर्म था जो अकबर स्थापित करना चाहता था। ठीक है, तो दीन ए इलाही देखिएगा, अगर सवाल हो कि जो आपका ये दीन ए इलाही ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि एक ये क्या है, एक ये क्या है, नया धर्म स्थापित करना चाहता था। कौन, अकबर नया धर्म स्थापित करना चाहता था। तो दीन ए इलाही की अगर बात करें इसकी स्थापना अकबर ने कब की थी, तो 1582 ईस्वी में, ये 1582 में से ने किया था। उसके अलावा दीन ए इलाही का जो कह सकते हैं प्रधान पुरोहित था, ठीक है ना, वो कौन था, अबुल फजल था। ठीक है ना, दीन इलाही का राज है कि प्रधान पुरोहित कौन था, प्रधान पुरोहित कौन था,
तो ये था अबुल फजल, जिसने अकबर की जीवनी लिखी है, अबुल फजल। लेकिन ये सर्वोच्च नहीं था, सर्वोच्च तो अकबर था, सर्वोच्च तो अकबर था। उसके अलावा दीन ए इलाही की जब बात करोगे भी, दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम व हिंदू, प्रथम व अंतिम हिंदू शासक या राजा कौन था? तो वो अकबर के दरबार में रहते थे, वो बीरबल। ठीक है, तो दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम व हिंदू राजा कौन था? तो वो होगा कौन? तो बीरबल। कौन था? बीरबल। ठीक है, तो बीरबल ने इसको पहला अपनाने वाला हिंदू भी था और अंतिम भी व्यक्ति यही था। ठीक है, अंतिम ही व्यक्ति यही था। तो ध्यान रखिए, दीन ए इलाही किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ठीक है, अकबर ने चलाया था। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम और बात कर ले कि ज़रा हमें आप बताएंगे कि जो अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ पे है? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। ठीक है ना, कहाँ पे है? सिकंदरा में है। और सिकंदरा कहाँ पड़ता है? आगरा में। कहाँ पड़ता है? आगरा में है ये। ठीक है, आगरा में। उसके अलावा एक पॉइंट आपको और भी ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से कि अकबर का किला, ठीक है, अकबर का किला कहाँ पे है? ठीक है, किस स्थान पे है? तो अकबर का किला अगर आज पूछ ले, अकबर का किला, अकबर का अगर पूछता है किला कहाँ पे है, तो ये है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। यहाँ पे है यमुना तट पर, यमुना नदी तट पर है। इसे हालांकि अकबर के किला को हम लोग इलाहाबाद का किला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलाहाबाद का किला कहते हैं। और जो आगरा फोर्ट है उसका भी निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण उसने कराया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण इसने कराया था। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा हुमायूं को ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग जो चित्रकला है, जो पेंटिंग है, उसका हम लोग जनक मानते हैं, या कह सकते हैं जो आपका पेंटिंग्स है उसका जो आधार रखा गया था, उसकी नींव रखी गई थी, किसने रखी थी? तो हुमायूं ने रखा था। ठीक है, चित्रकला कि भाई इसने नींव रखी थी, लेकिन चित्रकला चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंचा? जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा। ठीक है, औरंगजेब, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे जिंदा पीर कहते हैं। ठीक है, जिंदा पीर कहते हैं। औरंगजेब ने ही औरंगाबाद में, औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। तो इसने क्या किया था? बीबी का मकबरा बनवाया था, जिसे कह सकते हैं हम लोग क्या? दक्षिण भारत का ताजमहल, या फिर हम लोग ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहते हैं। ठीक है, फूहड़ नकल भी कहते हैं। ठीक है, बाबर तो ठीक है, बाबर क्या है? बाबर तो संस्थापक है ही है। ठीक है, मुगल वंश का। ठीक है, बाबर क्या है? मुगल वंश का संस्थापक है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, अब भारत के पूछ रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या भारत का उपराष्ट्रपति? तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, बात करते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, या सीधे हम लोग बात करते हैं कि सीधे बात कर लेते हैं हम लोग केंद्रीय चुनाव आयोग की, केंद्रीय चुनाव आयोग की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, केंद्रीय चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय जो चुनाव आयोग है, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कब होता है? 25 जनवरी 1950
1950 को। भाई केंद्रीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। तो यही रीजन है कि हम लोग क्या मनाते हैं 25 जनवरी को? मनाते हैं राष्ट्रीय, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है। अब जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, केंद्रीय जो चुनाव आयोग है, आपसे पूछेगा कि भाई इसका जो भाग है ना, भाग कौन सा है, यानी कि संविधान के किस भाग में है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय जो चुनाव आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। कैसा है? एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख संविधान में है। ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें कि ये अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो हम बताएंगे 324 से लेकर 329 तक, 329 तक। ठीक है। अब केंद्रीय चुनाव के जो आपके कौन है पहले जो इसके अध्यक्ष थे, वो उनका क्या नाम था? अध्यक्ष पूछ ले तो बताएंगे उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। सेकेंड बात ये धारणा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के फर्स्ट महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले, अध्यक्षा, ठीक है, महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो बताएंगे क्या? तो रमा देवी। ठीक है, क्या बताएंगे? रमा देवी बताएंगे। क्या बताएंगे? रमा देवी। तो अभी जो ये केंद्रीय चुनाव आयोग है, ये क्या है? ये कह सकते हैं कि ये 3 सदस्यीय एक संस्था है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? इसमें 3 सदस्यीय संस्था है, यानी कि 1 + 2 = 3, यानी 1 अध्यक्ष होंगे और 2 क्या होंगे? 2 सदस्य होंगे। 2 क्या होंगे? 2 सदस्य होंगे। अब इनकी अगर बात करें हम लोग कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, इसमें जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, इनका गौर करें कि इनकी मतलब पदावधि क्या होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, जो पहले पूरा हो जाए, जो पहले पूरा हो। ठीक है। तो अगर पूछ लेगी जो चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक है। उसके अलावा लिखेंगे एक सवाल और कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? भाई इस समय चीफ इलेक्शन जो कमीशन है ये कौन है इस समय? तो वो है इस समय कौन? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार। तो यानी कि जो अभी 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ है उसको संपन्न किसने कराया होगा? किसकी अध्यक्षता में? तो राजीव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इनकी जो नियुक्ति है ना, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति ही करने वाला है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? SS तारापोर समिति, कार्वे समिति, चक्रवर्ती समिति, तेंदुलकर समिति। तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? तेंदुलकर समिति। कौन सा हो जाएगा? तेंदुलकर समिति। तो सुरेश तेंदुलकर जो समिति बनी थी ना, ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 2009 में। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे कि सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है। तो ये क्या बताने वाली थी कि मतलब भारत में निर्धनता किस हद तक है। ठीक है ना, किस हद तक था। तो ये आपको ध्यान रखेंगे कि कौन है? तो सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर। लिखा है कि मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में, ठीक है, न्यूक्ली में गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने? तो ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए। ठीक है। अब आरपीएफ, रेलवे या आरपीएफ के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं साइंस के क्वेश्चन आपके ठीक ठाक मात्रा में मिल जाते हैं। ठीक है।
23 गुणसूत्र, 100 गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र। तो अब देखिएगा 23 जोड़ी जो होगा ये सही होगा। 23 जोड़ी का मतलब कितना हो गया, यानी कि 46, यानी कि 46 गुणसूत्र। ठीक है, इसमें ना लगिएगा, इस वाले में 23 जोड़े में क्या होता है कि जो 22 जोड़ी होते हैं ना, 22 जोड़ी जो होते हैं इन्हें लोग कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं इसे, दैहिक गुणसूत्र, गुणसूत्र ये कहते हैं। प्लस जो आपका 23वां जोड़ा होता है ना, 23वां जोड़ा होता है, इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि लिंग का निर्धारण यानी कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो 23वां जोड़ा करेगा। कौन सा करेगा, 23वां जोड़ा करेगा। बाकी 22 जोड़ा तो दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपने पढ़ा है कि जो अनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, डॉक्टर अरविंद खुराना माने जाते हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इस क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में, तो कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र वाले में। ठीक है, चलिए आगे में लिखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बांगर क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखो नाम से लग गया कि मरुस्थलीय है नहीं, और बांगर मैदान। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान या अरुणाचल प्रदेश कहाँ पाया जाएगा, तो नाम से ही हम बता सकते हैं ये पाएगा राजस्थान में। कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में पाया जाएगा। अब देखिए राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान क्या है कि ये क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, ये सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा ये क्या है, राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, ये सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। ठीक है, अब देखो राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में कई सारे क्या हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान भी मिल जाते हैं, जैसे मुकुंदरा हिल्स मिल जाएगा। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी विहार आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कई सारे यहाँ पे आपको ऐसे राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, अब राजस्थान से एक चीज़ और भी आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहाँ उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पे है। और माउंट आबू पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी आपने सुन रखा होगा। तो जो गुरु शिखर है उसकी हाइट 1722 मीटर है। तो या तो राजस्थान कह लो या फिर आप अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताएंगे गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। और उसके अलावा राजस्थान में ही तो आपको मिलेगा सांबर झील। क्या मिलेगा, सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्थली, क्या है, अंतःस्थली या अंतर्वाही क्या है वो झील है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। कौन सी है, लूनी नदी है। राजस्थान के पश्चिम से आप देखेंगे तो वहाँ से आपको जो इंदिरा गांधी जो नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर, वो राजस्थान के हिस्से ही गुजरती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान से गुजरती है। बाकी इसके अलावा देखेंगे जो हमारे यहाँ पे जो थार मरुस्थल है, राजस्थान में जो थार मरुस्थल है, यानी भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है उसे हम लोग थार मरुस्थल कहते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पे लगा होगा। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पे स्थित है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी देख लो, ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। यहीं पे मिलेगा आपको कौन सा, यही मिलेगा आपको सेला सुरंग। क्या है, सेला सुरंग। तो सेला सुरंग अगर पूछ ले कहाँ पे है, तो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यांगयाप दर्रा, यही तो है ना, यही तो है दीफू दर्रा। नामचा बरवा चोटी यहीं पे है, आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा क्या, नामचा बरवा चोटी कहाँ पे है, यहीं पे है। ठीक है ना, महान हिमालय पे है ये। ठीक है, नामचा चोटी यहीं पे है, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। उसके अलावा है देखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में एक क्या है, यहाँ पे शून्य घाटी है। कौन सा है, शून्य घाटी। इस शून्य घाटी में आपातानी जनजाति के लोग रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, शून्य घाटी कहाँ पे, यानी जीरो वैली कहाँ पे है, तो ये मिल जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नागालैंड देखिएगा, नागा
लैंड में आपने सुन रखा होगा कि यहाँ पर बहुत ही फेमस एक फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत ही फेमस, जिसको लोग हम लोग एक पक्षी का नाम है, ठीक है, क्या एक पक्षी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूकू घाटी है, कौन सा है, जूकू घाटी, ये मिल जाएगा। इसके अलावा माउंट सारामती, माउंट सारामती ये चोटी है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की, नागालैंड की, ठीक है, कहाँ की है, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा नागालैंड के संदर्भ में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहीं पे है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क अगर पूछेगा तो कहाँ पे है, ये यहीं पे, ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है, ठीक है, स्पेनिश, अंग्रेजी, संस्कृत या फ्रांसीसी। तो वो कौन से हो जाएगा फिर, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत। आपको पता है कि संस्कृत ये विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, क्या है, प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत की बात करें तो ये हमारे भारत में एक क्या है, ये एक या शास्त्रीय भाषा है, क्या है, शास्त्रीय भाषा है। कितनी है, शास्त्रीय भाषा है। यानी कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा हैं, तो पहले 6 थी, 3 और ऐड हो गई हैं, प्राकृत, पाली और एक है फारसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में कुल 9 क्या हैं, शास्त्रीय भाषा है, क्या है, शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। सबसे प्राचीन और पूछ लेगा, ठीक है, अगर वो प्राचीनतम पूछ ले कि प्राचीनतम कौन सा है तो बताएंगे प्राचीनतम है कौन सा, तमिल। तो जो तमिल है ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा है। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, हिंदी एक राजकीय भाषा है, न राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है। हिंदी ना शास्त्रीय भाषा है ना ही राष्ट्रीय भाषा है, क्या हिंदी, हिंदी एक राजकीय भाषा है, 9 राज्यों की राजकीय भाषा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और नवीनतम की बात करें, नवीनतम की बात करते हैं, शास्त्रीय भाषा कौन सी है, जो 3 नए बने हैं, जो 3 नए बने हैं। तो एक कौन सा है, एक है प्राकृत, ठीक है, एक है आपकी कौन सी, फारसी, फारसी, और एक कौन सी है, पाली, कौन सी है, पाली। तो ये 3 नए बने हैं, ठीक है ना, ये 3 नए बने हैं, शास्त्रीय भाषा के दर्जा दिया गया है, ठीक है। बाकी 6 तो पहले से थे, ठीक है। तो संस्कृत ध्यान रखिएगा। संस्कृत की अगर बात करते हैं तो संस्कृत की जो अगर हम बात करते हैं कि जो प्रवर्तक की बात करते हैं, ठीक है, या संस्कृत में जो, तो खासकर ये कौन थे, तो पाणिनि, पाणिनि, ठीक है ना, पाणिनि, जिनकी पुस्तक कौन सी थी, इनकी पुस्तक थी अष्टाध्यायी, ये इनकी पुस्तक थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि 14 माहेश्वर सूत्र की क्या की है, व्याख्या की है, ठीक है ना। तो ये संस्कृत भाषा को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, या अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 8 वर्ष या 18 वर्ष। तो न्यूनतम सीमा कितनी है, तो वो है 8 वर्ष, ठीक है। तो देखो स्पेशल यानी विशेष ओलंपिक्स ये गेम क्या है, ठीक है, इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग या खिलाड़ी इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, दिव्यांग लोग जो मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो, दिव्यांग हो, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर शुरुआत की हम लोग बात करते हैं, जो इसमें खासकर बच्चे भी भाग ले सकते हैं, जो वयस्क हैं वो भी भाग ले सकते हैं। सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसकी जो शुरुआत है वो किसने किया है, ठीक है ना, ये किसने किया है और कब किया है, ठीक है। तो आपने सुना होगा खासकर कि इसकी जो शुरुआत होती है ना, ये कब होगी, 1900, यानी स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत कब होती है,
स्पेशल जो ओलंपिक है इसकी शुरुआत कब होती है, तो बताएंगे हम लोग 1968 में। कब हुई? 1968 में। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि इसको किसने शुरू किया था, ठीक है, इसको शुरू किसने किया था, इसको शुरू किसने किया था, शुरू किया था एक नाम है कैनेडी श्राइवर, ये संस्थापक माने जाते हैं, या इन्होंने क्या किया था, शुरू किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए स्पेशल ओलंपिक में अगर आपको भाग लेना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 8 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। और आप मानसिक शारीरिक रूप से क्या हो, दिव्यांग अगर हैं तो खासकर इसमें भाग लिया जा सकता है। अगला देखिएगा, बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं, ठीक है ना। तो बता जाओ, भारत का समेकित कोष, आपातकालीन निधि, भारत की आकस्मिक निधि, या भारत का सार्वजनिक खाता। तो सही आंसर क्या है आपका, ये है भारत का सार्वजनिक खाता, ठीक है, जिसे हम लोग संचित निधि भी कहते हैं। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का या भारत की संचित निधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संचित निधि भी कहते हैं, ठीक है। ये संविधान का एक अनुच्छेद है। संविधान की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद जो 266(2) में इसका उल्लेख है, ठीक है। 266 जो 2 है उसमें व्याख्या की गई है भारत के संचित निधि का। यानी कि अगर जो हमें पैसे खर्च करने हैं, अगर हमें कोई योजना लानी है या किसी को अनुदान देना है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सार्वजनिक निधि से पैसे निकलना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हमें लोकसभा में कई प्रकार के आपको विधेयक पेश करने होते हैं, ठीक है। लेकिन जो भारत की आकस्मिक निधि है इसका हालांकि उल्लेख आप देखेंगे तो आर्टिकल 267 में है, और इसमें राष्ट्रपति की सहमति से पैसे तुरंत निकाले जा सकते हैं। आकस्मिक निधि क्या होता है, यानी कि जब जैसे कि कोई क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं आग लग गया, कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है ना, कोई महामारी फैल गई, तो अचानक से अगर पैसे की आवश्यकता है तो फिर विलंब ना हो, इसलिए राष्ट्रपति के सहमति से या उसके कहने पर इस निधि से पैसा निकाला जा सकता और खर्च किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना भी है। चलो अगला देखो, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था, ठीक है। वास्को डी गामा, ठीक है, आर्किमिडीज, ठीक है, मार्को पोलो, फर्डिनेंड मैगेलन, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा व्यक्ति, तो ये हो जाएगा फर्डिनेंड मैगेलन। अब जो फर्डिनेंड जो मैगेलन की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ का नाविक था, तो कहेंगे ये तो पुर्तगाल का नाविक था। क्या, तो बताएंगे ये कहाँ का था, पुर्तगाल का ये क्या था, नाविक था। कहाँ का था, पुर्तगाल का ये नाविक है। वास्को डी गामा, तो चलो ठीक है इसकी बात करते हैं। तो इसने तो क्या किया था, इसने तो मई 1498 में इसने क्या किया, भारत खोजा, भारत की क्या की खोज की, या समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो ये वास्को डी गामा था, ठीक है। आर्किमिडीज की बात करें तो ये तो भौतिक विज्ञान से संबंधित है, ठीक है, जिन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। मार्को पोलो ये भी क्या था, यात्री था, ठीक है। अब देखो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के डैश डैश हैं, क्या है भाई, आइसोटोप हैं, आइसोलाइन है, समस्थानिक है, संभारिक है, ठीक है। तो ये ना हाइड्रोजन के क्या हैं, समस्थानिक हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे, समस्थानिक किसे कहते हैं, ठीक है ना, जिनके क्या हों, परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। तो जिनके परमाणु संख्या समान होता है ना उसे हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। और जिनका क्या हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, ठीक है। यानी कुल मिलाकर है कि जिनके परमाणु संख्या समान हो और जिनके क्या है, जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, वो क्या है, भिन्न हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, समस्थानिक कहेंगे, ठीक है। और संभारिक वाले में क्या होगा, जिनका क्या होगा, जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वो समान हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, कौन से हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम
ट्रिटियम, ठीक है। यानी अगर बात करें तो देखिएगा इसमें क्या होगा, H1 फिर है H1 2 H1 3, ये तो यानी कुल मिला के देखिएगा जो नीचे वाला होता है वो परमाणु संख्या होता है, जो ऊपर वाला होता है परमाणु भार होता है। तो इनका देखो परमाणु संख्या तो समान है, 1 1 है, ठीक है, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान है, जो भार है वो अलग अलग है, 1 है, 2 है और ये 3 है। तो ये इसलिए ध्यान रखिएगा समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ठीक। और जो ये ड्यूटेरियम है इसे भारी जल भी तो कहते हैं, इसे कहते हैं D2O, इसे क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। क्या बोलते हैं, भारी जल कहते हैं, जो मंदक के रूप में काम आता है, ठीक है। तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या फिर ये क्या है, आप इसे कहते हैं भारी जल। क्या कहते हैं, भारी जल, ठीक है। एक सामान्य जल और भारी जल का जो रेशियो होता है वो 600:1 होता है, 600:1 होता है। यानी अगर 600 लीटर आप लेंगे सामान्य जल तो फिर 1 लीटर उससे क्या बनेगा, भारी जल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं, कच्छकरण, लद्दाख, हरियाणा या फिर थार, ठीक है। तो अब आप ही देखो ठंडा रेगिस्तान आपको कहाँ मिलेगा भाई, ठंडा स्थान कौन सा है, तो आप देखेंगे ये तो मिलेगा कहाँ पर, लद्दाख। कहाँ मिलेगा, लद्दाख में आपको पाया जाएगा, ठीक है। अब लद्दाख का मतलब देखो, क्योंकि आपको पता है कि ला का मतलब होता है दर्रा, तिब्बतियन भाषा में ला का मतलब क्या होता है, दर्रा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है क्या, दाख, लद्दाख। अगर दाख की बात करें इसकी मतलब होती है भूमि, क्या होती है, भूमि। तो इसका मतलब ये है कि लद्दाख को हम लोग लाख दर्रों का घर भी कहते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे कई सारे मतलब बहुत सारे दर्रे हैं, ठीक है। तो ये लद्दाख का मतलब ये शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ, शाब्दिक अर्थ तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा लद्दाख एक यूटी है, लद्दाख एक यूटी है, इसमें 2 ही जिले आते हैं, एक लेह आता है, एक कारगिल आता है। और ये शहर अगर बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर आ जाए कि लेह किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। अब लद्दाख देखिएगा, लद्दाख में ही बात करते हैं तो एक शहर पड़ता है कौन सा, द्रास। कौन सा पड़ता है, द्रास। तो द्रास जो है वो भारत में, ये क्या है, भारत में क्या है, सबसे ठंडा स्थान है। ये क्या है, सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा स्थान है ये द्रास, ठीक है। कौन सा है, द्रास, सबसे ठंडा स्थान है भारत में, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा लद्दाख में अगर हम लोग देखते हैं तो लद्दाख में आपको यहाँ मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का ये क्या है, सबसे ये बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। और हेमिस क्या है आपका, हेमिस मठ भी है, हेमिस फेस्टिवल भी होता है, कहाँ पे, लद्दाख वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे जो लद्दाख है, लद्दाख में ही आपको मिलेगा यहाँ पर एक शोकर झील, शोकर है, फिर इसके बाद पैंगोंग झील, कौन सा है, पैंगोंग झील, ठीक है ना, ये यहीं पे है। लद्दाख में आपको 2 शहर मिल जाएंगे, एक कौन सा है, एक है कौन सा, लेह, और दूसरा कौन सा है, कारगिल। कारगिल 2 ही तो जिले हैं यहाँ पे, ठीक है। और लेह क्या है, लेह ध्यान रखिएगा ये क्या है, राजधानी है, किसकी, लद्दाख की राजधानी है नहीं, जो किस नदी के किनारे, जो सिंधु नदी पर स्थित है या तट पर किनारे स्थित है वहाँ पे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो कच्छकरण है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कच्छ का रण, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कि भारत का ये क्या है, सबसे बड़ा जिला है, मतलब एज ए क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। जो क्या है, जो गुजरात में है, कहाँ पे है,
जो गुजरात में है। ठीक है, कच्छ के रण को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग सफ़ेद मरुस्थल। क्या बोलते हैं, सफ़ेद मरुस्थल इसे कहते हैं। ठीक है, मतलब ये दलदली, मतलब कच्छ का रण जो है ना वो एक दलदली भूमि है। क्या है, दलदली भूमि है। तो कच्छ का रण अगर आप देखेंगे तो यहीं पर लूनी नदी जो है ना वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना, लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाया जाता है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका। तो सोनोरन तो ये तो कहाँ पे है, ये तो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी तो कई आपके क्या है, रेगिस्तान है। ठीक है, एक तो क्या है, विक्टोरिया है, यहाँ पे विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ बड़ी फेमस है। उसके अलावा ग्रेट सैंडी की बात करते हैं, ग्रेट सैंडी यहीं पर आपको मिल जाएगा मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद देखो अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो अफ्रीका में देखो कालाहारी, कौन सा, कालाहारी, जो 3 देशों में है, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा सहारा मरुस्थल तो यही मिल जाएगा ना, सहारा मरुस्थल आपको यही मिल जाएगा, अफ्रीका में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे मिस्र के क्षेत्र में कई सारे मरुस्थल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब एशिया की बात करते हैं। एशिया में तो एशिया में आपने सुना होगा गोबी मरुस्थल, कौन सा, गोबी मरुस्थल। खास करी कहाँ पे गोबी मरुस्थल, ये स्पेशली है मंगोलिया में। किस देश में है, मंगोलिया में है। और ये एक कैसा है, तो ध्यान देंगे कि ये शीत मरुस्थल है। कैसा है, शीत मरुस्थल है, क्योंकि ये कर्क रेखा के उत्तर में है ना गोबी मरुस्थल। उसके अलावा देखेंगे आपको मिलेगा तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल। ये कहाँ पे है, ये है चीन में। कहाँ है, चीन में है। ठीक है, तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मरुस्थल हो गए आपके। चलिए एक आपने आटाका मरुस्थल सुना होगा, वो दक्षिणी अमेरिका में है। वो कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, चिली में। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है। ठीक है, अनुदान की अगर मांग करना है आपको तो उसके लिए मतदान कहाँ किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है भाई कहाँ पे होगा, ये तो लोकसभा में होना चाहिए ना, तो केवल लोकसभा में। ठीक है, केवल लोकसभा में। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा लोकसभा की अगर थोड़ी हम बात करते हैं। देखिए लोकसभा के अगर आ जाए कि प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ ले तो बताना है आपको गणेश वासुदेव मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, या जीबी मालवंकर कहते हैं। और ये पूछता है कि फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट उपाध्यक्ष, क्यों ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट उपाध्यक्ष तो अनंत शयनम आयंगर। ठीक है, आयंगर ये क्या थे, फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। बाद में ये सेकंड ये लोकसभा के अध्यक्ष ही बनेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब देखिएगा लोकसभा की जो प्रथम बैठक होती है, बैठक ये कब होगी, तो ये होगी 13 मई 1952 को। तो लोकसभा में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 और 52 में हुआ था। ठीक है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था। ठीक है, और अच्छा लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा जो है आपकी, इसके वर्तमान की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहीं पर कि 18वीं लोकसभा के इस समय अध्यक्ष कौन है, तो जो 17वीं के थे वो 18वीं के हैं। कौन है, ओम बिरला।
कौन है? ओम बिरला, ठीक है, जो राजस्थान से आते हैं ये, ठीक है। और पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले अगर, लोकसभा की फर्स्ट महिला अध्यक्ष पूछे, महिला अध्यक्ष पूछे तो बताना है मीरा कुमार। नाम क्या है? मीरा कुमार, ठीक है, क्या नाम है? मीरा कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? संघीय सूची, समवर्ती, केंद्रीय अवशिष्ट शक्तियाँ या राज्य सूची। तो ये तो संबंध रखता है किससे? राज्य सूची का। और वर्तमान में देखा जाए तो इसमें कुल 69 क्या है? विषय हैं। वर्तमान में कितने हैं? इतने विषय हैं, ठीक है। तो ऐसे विषय जिस पर राज्य सरकार अपना कानून बनाए तो वो राज्य सूची में आते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें लोक स्वास्थ्य भी आएगा, स्वच्छता भी आ जाएगा, ठीक है, जैसे ऊपर दिया हुआ है। अब समवर्ती सूची में बात करें तो ये तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है ना। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से ये क्या है? प्रेरित है, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसपे संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकें, ठीक है ना। लेकिन अगर जो कोई कानून पे अगर विवाद उत्पन्न होता है तो फिर किसका कानून माना जाएगा? फिर केंद्र का माना जाएगा, ठीक है। तो समवर्ती सूची में कैसे विषय आते हैं? इसमें जैसे आप देखेंगे वन हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, ठीक है, परिवार नियोजन हो गया, ठीक है, परिवार नियोजन हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके समवर्ती सूची के विषय माने जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर संघ सूची की बात करेंगे भाई, जिस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। इसमें जैसे अगर आपकी बात करेंगे तो जैसे बैंकिंग हो गया, नहीं, जैसे दूर संचार हो गया, क्या होगा भाई? दूर संचार हो गया। इसके अलावा देखेंगे इसमें आपका रक्षा हो गया, क्या हो गया? रक्षा हो गया। इसके अलावा आप इसमें देखें मापतौल हो गया, ठीक है, मापतौल इसी में आएगा, शायद कंफर्म नहीं है जाने के। तो ये आपके संघ सूची में आते हैं, ठीक है, जितने भी फाइनेंस बीमा कंपनियां हैं। अब देखो करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है? भाई जो आपके करदाता हैं, जो टैक्स देने वाले लोग हैं हमारे, की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण क्या है? भाई राजस्व दर हमें क्यों नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, जो इनकम टैक्स देता है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो क्या रीजन क्या है? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, कर अनुपालन लागू करने के कारण काले धन में वृद्धि, आधार करों में वृद्धि। तो देखो भाई काले धन में अगर वृद्धि होगी, ठीक है, तो काले धन में वृद्धि कब होगा? जब लोग क्या टैक्स नहीं देंगे, है नहीं, जब लोग क्या करेंगे? टैक्स नहीं देंगे, तभी तो काले धन में वृद्धि होगी। उसके अलावा देखेंगे राजस्व कर तब भी नहीं बढ़ेगा जब आप टैक्स का पैसा ही चुरा लेंगे, तो कहाँ से बढ़ेगा? तो काले धन में वृद्धि, ठीक है। यानी कि जो पैसा हमने सरकार से छिपा लिया है, यानी कि सरकार की नज़रों में नहीं है, ठीक है ना, वही धन क्या कहलाता है? काला धन कहलाता है, ठीक है, काला धन कहलाता है। तो आपने देखा था काले धन पर रोक के लिए क्या हुआ था? काले धन के रोक के लिए आपने देखा था कि नवंबर 2016 में, कब? नवंबर 2016 में क्या हुआ था? हमने नोटबंदी देखा था। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? है नहीं, बुद्ध को इनमें से कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त की बात करते हैं तो ये प्राप्त हुआ था कहाँ पे? बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। तो बोध गया ये एक स्थान है गया जिले में। जिला कौन सा? गया जिला है। कहाँ पर? बिहार में। बिहार में ये जगह पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बोध गया में ही क्या हुआ था कि निरंजना, या इसे ही हम लोग कहते हैं फल्गु नदी, फल्गु नदी के तट पर, ठीक है, ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, ठीक है। सारनाथ में तो आप जानते ही हो कि यहाँ पर उन्होंने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। उपदेश कितने? तो 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था पहली बार, ठीक है। सारनाथ कहाँ पड़ेगा? तो ये बनारस यूपी में है, ठीक है, बनारस यूपी में। लुम्बिनी तो ये तो नेपाल में है, ठीक है, कहाँ पे है? नेपाल में। यहाँ तो इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था, नहीं, जन्म हुआ था।
कुशीनगर में इनका क्या हुआ कि इनका अगर देखा जाए तो 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ, इनका निधन हो गया कुशीनगर में, ठीक है। जबकि जन्म की बात करेंगे, जन्म इनका कब हुआ तो 563 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। निधन कब हुआ 483 ईसा पूर्व में ये हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अगर ये देखते हैं कि कुल जीवन काल की जो अवधि होगी इनकी, मतलब कितने साल तक ये जिए, ठीक है ना, तो ये कितने साल तक होंगे तो 60, उधर देखो आपका ये लगभग, बुद्ध की बात करें तो बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हो गया, 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया, ठीक है। अच्छा, जातक कथाएं अगर पूछा जाए क्या संबंध किससे है, ठीक है, जो जातक कथाएं की अगर बात करें तो जातक कथाएं, ध्यान रखिएगा, बुद्ध के जन्म के पूर्व क्या है, इसमें कहानी है, ठीक है ना, जन्म के पूर्व। जैसे आगम बात करें, आगम कथाएं, तो वो संबंध रखता है जैन धर्म से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बुद्ध से इतने ध्यान रखो कि गौतम बुद्ध जो होंगे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है ना। क्या है, बुद्ध को हम लोग लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। बुद्ध को क्या कहते हैं हम लोग, बुद्ध को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। और उत्तर प्रदेश कहते हैं बौद्ध धर्म का पालना, ठीक है। निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को या चरक को। तो भैया जो शल्य चिकित्सा है ना, ये है सुश्रुत। शल्य चिकित्सा मतलब वही ऑपरेशन, ठीक है। आप जब किसी हॉस्पिटल में या फिर सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आप लिखा होता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन थिएटर। क्या है, ऑपरेशन थिएटर। तो ये कौन है, सुश्रुत। देखना कि ये, चरक की बात करें, चरक तो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। किसके, आयुर्वेद के ये क्या है, जनक माने जाते हैं, ठीक है। चाणक्य ने भैया कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इन्होंने लिखा है क्या, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है ये क्या है, राजनीति पर पुस्तक लिखी गई है, ठीक है ना, न कि इकोनॉमिक्स के बारे में लिखी। नाम भले वो लिखा है क्या, अर्थशास्त्र, लेकिन वो है किस पे, राजनीति शास्त्र पे है, ठीक है। और देखो इसमें 15 क्या है आपके अधिकरण है, ठीक है। चाणक्य को हम लोग कहते हैं भारत का मैकियावेली। क्या कहते हैं, भारत का क्या कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं, भारत की मैकियावेली कहते हैं, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके ही क्या थे, गुरु थे या प्रधानमंत्री भी हम लोग मान सकते हैं, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अमर सिंह ने अमरकोश एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने पर कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटि के लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है। तो क्या कॉपर ऑक्साइड और नीली हरी शैवाल, लाइकेन और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बेट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, इसमें सही ऑप्शन है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अब देखिए, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है। अप्रत्याशित मतलब अचानक से अगर जो उसे जरूरत पड़ जाए तो वो किस फंड का, किस निधि का उपयोग करेगा। भारत की आकस्मिक निधि, भारत का संकेतित कोष, आपातकालीन निधि, भारत का सार्वजनिक निधि। तो कुछ लोग आपातकालीन चुन सकते हैं, लेकिन इसमें सही आंसर क्या है, भारत की आकस्मिक निधि। तो बताया था आपको मैंने कि ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 267 में है, ठीक है ना। तो इस पर क्या होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी से, क्योंकि राष्ट्रपति का अधिकार होता है इस पर, तो राष्ट्रपति के मंजूरी से
मंजूरी से क्या होगा, धन निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के सहमति से निकाला जा सकता है, ठीक है। बाकी आपने इसके बारे में पढ़ा था सार्वजनिक वाला, तो ये कौन सा आर्टिकल था, 266(2), इसमें था ना, 266(2) में था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1995 में, 1996 में, 1994 में, 1993 में। तो सही आंसर क्या है आपका, 1995। वो क्या था, आप देखेंगे कि 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ था किसका, WTO को, विश्व व्यापार संगठन। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो मिलेगा जिनेवा, कहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड यानी यूरोप में मिलेगा, ठीक है। वैसे जो WTO है ना, ध्यान रखिएगा कि जो WTO है इसको हम लोग WTO को पूर्व में यानी पहले पूर्व में इसे कहते थे क्या, इसे हम लोग कहते थे गैट। क्या कहते थे भाई, इसे गैट कहते थे। तो गैट का फुल फॉर्म क्या था, गैट का फुल फॉर्म देखें तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग पहले गैट कहते थे, ठीक है, यानी WTO को गैट कहते थे, यानी जर्नल, इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे जनरल एग्रीमेंट, ठीक है ना, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ, ठीक है। तो ऑन टैरिफ, ठीक है, टैरिफ ट्रेड, ठीक है। तो ये पहले हम लोग इसी ये कहते थे, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, 124, 136, 147, 142। तो इसमें कौन सा है, इसमें है आपका 124। 124 में ये कहा गया कि भारत में क्या होगा, आपका एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, और उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होगी, ठीक है। तो अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। जैसे देखिएगा, अगर सवाल ये हो कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ध्यान रखिए ये कहाँ पे है, तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे है, ये है नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना अगर पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, स्थापना भी क्या है इसका इम्पोर्टेंट है। स्थापना की बात करते हैं तो हमें बताएंगे 28 जनवरी 1950 को होती है स्थापना, ठीक है। तो कहीं 26 जनवरी दिया है, कहीं 28 दिया है, तो मेरे हिसाब से 28 ज़्यादा सही है, क्योंकि ये कई जगह सही माना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के बाद में इसकी स्थापना इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल कौन सा, 124 है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को होती है। कब होती है, 28 जनवरी 1950 होती है। इसमें कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 1 + 33 यानी टोटल 34 क्या हैं, वर्तमान में न्यायाधीश हैं, वर्तमान में न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश हैं। आगे चलकर ये बदल भी सकता है, आगे चलकर ये संख्या जाहिर सी बात है बदलेगी, संख्या बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अभी तो वर्तमान में तो ये 34 है, ठीक है। तो ये आपको इतना सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत ही कम पता है कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ सालों तक अगर बात करें तो वो जो भारतीय संसद है ना, कुछ सालों तक तो भारतीय संसद में ही चला था उसका, ठीक है। बाद में इसका अलग से बना था, बिल्डिंग बनी थी। आगे देखिएगा, अगला है कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में
एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो अब देखो 1953, 1947, 1949 या 1950। तो इसमें देखो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? तो कहेंगे इसमें सही आंसर होगा हमारा 1949। क्या होगा? 1949 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगला है एफ्थे एपिजूटिका, जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, के कारण होता है। किस कारण होता है भाई? पैर और मुंह का जो रोग है, वायरस, फंगी, शैवाल, बैक्टीरिया। ठीक है, ये होता है, इस पर ध्यान रखिएगा, वायरस की वजह से। यानी वायरस मतलब विषाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है। ठीक है, जो फंगी होते हैं, जो इनके जो हम लोग कवक कहते हैं ना, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, शैवाल वाले को हम लोग क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसे? फाइकोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा कि ये वायरस की वजह से होता है। पहले देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था? जेबीपी समिति, एसिचन समिति, एकवर्थ समिति या मैकाले समिति। ठीक है, कह रहा अलग किया गया था, तो अलग तो किया गया था किस समिति? तो एकवर्थ समिति। अच्छा, आप देखें, जो एकवर्थ समिति से संबंध हम लोग बात करते हैं, तो ये एक समिति बनी थी इन्हीं के दस्ता में, तो इसने नाम कर दिया एकवर्थ समिति। तो एकवर्थ समिति बनी थी, ये बनी थी कब? 1920 में बनी थी। कब बनी थी? 1920 में बनी थी। ठीक है, जबकि अलग कब किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आम बजट जो है, आम बजट रेल बजट से क्या हुआ? 1924 में क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। ये समिति बनी थी 1920 में, जबकि ये काम हुआ अलग होने वाला 1924 में हुआ। लेकिन ये बाद में फिर एक भी तो हो गए, बाद में फिर एक हो गए। एक विवेक देवराय एक समिति थी जो 1917 में आई थी, उस समय से ये फिर से एक में बजट आने लगा। ठीक है, यानी आम बजट में ही रेल बजट को पेश किया जाने लगा। कब? 2017 में। ठीक है, लेकिन फिर से तो पुनः एक हो गया ना, ये क्या होगा? पुनः एक हो गया, पुनः एक हो गया। तो पुनः एक हो गया तो कब हो गया बताओ जरा? तो ये हो गया जो आपका विवेक देवराय जो समिति बनी थी, कब? 2017 में। तो ये फिर से एक हो गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। भाई मतलब कहने मतलब कि जो आरबीआई है इसका क्या काम नहीं है। ठीक है, आरबीआई है, इसका क्या काम नहीं है, या किस पे ये ध्यान नहीं देगी। वरीयता मतलब प्राथमिकता किस पे रहेगी। ठीक है ना, तो वो तो 3 पे रहेगी, 4 में से तो 1 पे नहीं रहेगी। कौन सी है? कृषि, शिक्षा, निर्यात, ऋण या सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। देखो इसमें सही आंसर है क्या? सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आरबीआई की प्राथमिकताओं यानी वरीयताओं में शामिल नहीं है। बाकी कृषि, शिक्षा, निर्यात, ऋण, इन पे ये लोन या जो भी कुछ है काम करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आरबीआई की बात आई है तो हम लोग थोड़ी आरबीआई से बात कर लें। तो आरबीआई क्या है? ये क्या है? भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। हालांकि हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, लेकिन आप देखोगे जो आरबीआई है ये कहीं ना कहीं 4 देशों का, 3 पहले और वर्तमान में अभी तो है ही है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन तीनों का केंद्रीय बैंक रह चुका है और वर्तमान में भारत का है। तो यानी कुल मिला के 4 देशों का आरबीआई जो क्या रहा है, ये केंद्रीय बैंक रह चुका है। ठीक है, अब देखो आरबीआई की बात करते हैं। स्थापना अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से क्या होगा? 1 अप्रैल
कब? 1 अप्रैल 1935 को हुआ, ठीक है ना। ये हुआ प्रारंभ में इसका जो मुख्यालय है, ठीक है ना, यानी कि इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पहले हेडक्वार्टर इसका था कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में। लेकिन अब यानी कि वर्तमान में कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? तो वह है मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा भाई? मुंबई में हो जाएगा। तो आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो बोर्न कौन है? स्मिथ, ये थे, ठीक है। और पहले भारतीय गवर्नर पूछेगा तो पहले अगर भारतीय गवर्नर पूछ लेगा तो किसे बताएंगे? तो बताएंगे कौन से? सी डी देशमुख, ठीक है ना। और ये पहले गवर्नर हो जाएंगे, पहले भारतीय गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है, आरबीआई के संदर्भ में, ठीक है। तो ये सारी इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है आरबीआई के बारे में। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज पहली बार किस बार फहराया गया था? तो देखो भाई, किस वर्ष फहराया गया था? 1896, 1942, 1920 या 1900? तो ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था कब? पहली बार 1920, ठीक है, फहराया गया था। अब सवाल आता है ना कि ओलंपिक जो ध्वज है ना, ओलंपिक जो ध्वज है इसको मतलब डिजाइन किसने किया था, ठीक है। अगर आ जाए ओलंपिक ध्वज का डिजाइन किसने किया था? ओलंपिक ध्वज को 1913 में फ्रांस के कुबर्टिन, ठीक है ना, एक व्यक्ति है, कौन? तो बताएंगे बैरन डी कुबर्टिन ने डिजाइन किया था। बैरन डी कुबर्टिन ने, ठीक है, बनाया था, ठीक है ना। ये पॉइंट इधर गया। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ध्वज बना तो दिया गया, लेकिन ये फहराया मतलब किस ओलंपिक में कहाँ खेला गया था और किस शहर में जब इसको फहराया गया था, ठीक है, फहराया गया था पहली बार। तो 1920 में फहराया गया था। फिर ये कहाँ हुआ था? ठीक है, एक जगह है एंटवर्प कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। यहाँ पर इसको पहली बार फहराया गया था, ठीक है, एंटवर्प में फर्स्ट बार क्या हुआ? फहराया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया था? बॉम्बे, लाहौर, कराची, मद्रास, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? ये समझौता हुआ था कब? तो 5 मार्च 1931 को। तो फिर आप ही बताओ 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये होता कराची अधिवेशन, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे, ठीक है। इसी में क्या हुआ था? मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, कराची अधिवेशन में ही क्या हुआ था? मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। कराची अधिवेशन में ही क्या हुआ था कि गांधी जी ने
एक अपना वक्तव्य जारी किया था, बोला था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा, ठीक है ना। तो इसी में क्या हुआ, गांधी जी का काफ़ी विरोध भी हुआ था, ठीक है। इस अधिवेशन में क्या हुआ, इस अधिवेशन में गांधी जी का क्या हुआ, विरोध हुआ, ठीक है ना। इसी वाले हम बोले थे गांधी जी कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा, ठीक है, वास्तविकता में है, ठीक है। अगला देखिएगा, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है, बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय, उपदेश। तो ये है अभय मुद्रा का संबंध, देखो किससे दिखा रहा है, तो ये है निर्भीकता, किससे है, निर्भीकता। क्योंकि आप देखोगे बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा, ये निर्भीकता से संबंध रखता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश डैश संतति कोशिकाओं से विभाजित तो होती है, ठीक है, तो कितनी, ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कितना, तो ये हालांकि कई बार सवाल आ चुका है, तो आप देखो 4, कितनी होती है 4, कितनी हो जाएगी 4, कितनी, तो 4। अरे देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था, भाई ये तो सभी को पता होना चाहिए ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, केपलर ने, आइजक असिमोव ने, आइजक न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण का दिया था किसने, आइजक न्यूटन ने। इनकी एक क्या है, पुस्तक है, प्रिंसिपिया, क्या है, तो प्रिंसिपिया, ये इनकी पुस्तक है न्यूटन की, ठीक है। और आपने देखा था इसी में 3 इन्होंने सिद्धांत दिए थे, है नहीं, प्रथम, सेकंड और थर्ड दिया था ना। अब अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन देखेंगे ये क्या थे, एक यहूदी धर्म के थे, ठीक है, यहूदी धर्म से ये संबंध रखते थे। ये भी हिटलर जब क्या कर रहा था कि अपने देश से भगा रहा था, जब जर्मनी से लोगों को भगा रहा था, तो उसमें ये भी शामिल थे, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन भी शामिल थे। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, इनको ध्यान रखोगे क्या मिला है, इनको मिल चुका है नोबेल पुरस्कार, किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। किसके लिए मिला था ये पुरस्कार, किसके लिए, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला था, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव इन्होंने कब ये मतलब सिद्धांत दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव इन्होंने ये 1905 में हालांकि दिया था, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार है ये उनका शायद 1921 या 22 में इनको ये प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, अल्बर्ट आइंस्टीन को। अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही क्या किया था, इन्होंने E बराबर mc² सिद्धांत भी तो दिया था, ये तो दिया था ना। E क्या है, E एनर्जी है, E क्या है, E एनर्जी है, M क्या है, मास है, और C क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। यानी जो एनर्जी होती है वो मास यानी द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा था कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, नागार्जुन को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने माध्यम का सूत्र दिया था, ठीक है। तो अगर देखा जाए भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, तो कहोगे नागार्जुन को, नागार्जुन, इन्होंने माध्यम का सूत्र दिया था। ये बौद्ध धर्म संबंध रखते हैं, कौन, नागार्जुन बौद्ध धर्म संबंध रखते हैं, ठीक है। क्रीम से मक्खन अलग करने की किस विधि का उपयोग किया जाता है, अपकेंद्री, निस्यंदन, अनुमापन, सम्मिश्रण। तो ये सही है क्या, अपकेंद्री। देखो अपकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें जो फोर्स लगता है ना वो अंदर से बाहर की ओर लगता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अपकेंद्रीय जो बल है इसमें क्या होता है, इसमें जो बल होता है वो अंदर से, अंदर का मतलब हो गया केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो देखो जो आपने देखा क्रीम से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है उसमें फोर्स अंदर से बाहर की ओर लगता है। या मैं बात करूँ जैसे वॉशिंग मशीन है,
क्या वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन भी देखेंगे उसमें जो फोर्स लगता है वो अंदर से बाहर की ओर लगता है, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर लगता है, तो उसमें भी अपकेंद्री बल ही क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना। या फिर आप क्या करें कि आपने क्या कर लिया कि आपने एक रस्सी ली, उस एक रस्सी में आपने गेंद बांध लिया और उसको क्या किया, आपने ऐसे नचाना शुरू किया, तो उसमें भी आप देखेंगे तो फोर्स लगता है किसमें, अंदर से बाहर की ओर ही लगता है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है, ठीक है। बाकी एक होता है अभिकेंद्री बल होता है, एक कहता है एक अभिकेंद्रीय बल होता है। देखिएगा एक क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल। इसमें क्या होगा, इसमें जो बल होता है, बल वो बाहर से अंदर की ओर लगता है, बाहर से अंदर की ओर लगता है, ठीक है, और लगता है। यानी इसमें आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो जैसे आपने मौत का कुआं देखा है, मौत का कुआं, ठीक है, मौत का कुआं। जैसे आप किसी कोई मोड़ है उसे आप साइकिल से मुड़ाते हो, ठीक है, बाइक आपने मुड़ाया तो आप गिरते क्यों नहीं, क्योंकि उस समय आपका कौन बल काम कर रहा है, अभिकेंद्री बल काम करता है। या आपने मेले वेले में कहीं जाकर आपने देखा होगा उसमें तो जो बाइक चलाते हैं, ठीक है, उसके अंदर तो उसमें भी अभिकेंद्री बल ही काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो सही आंसर क्या आपका 1919, ठीक है। अब देखिएगा सवाल आपसे अगर ये पूछ लेता है कि ये इसके संदर्भ में कि अधिनियम तो चलो ठीक है, अधिनियम 1919 का है, लेकिन ये स्थापना हुआ कब था, ये पूछे तो ये बताना है 1921, ठीक। अधिनियम ये है हुआ 1921 में था। अगला है निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। बालाजी बालाजी विश्वनाथ, तात्या टोपे। तो सही आंसर क्या है, तो बालाजी बाजीराव, ठीक है। तात्या टोपे तो ये क्या थे, ये नाना साहब के क्या थे, सेनापति थे ना, सेनापति थे, ठीक है ना। तो जो नाना साहब थे जो कानपुर के बिठूर में आके रहने लगे थे, तो उनका मतलब जो नाम था, उनको नाम था बालाजी बाजीराव कहा जाता था, ठीक है। आगे जो निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का, अब देखो कितना अच्छा सवाल है कि सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता है तो विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान लो सरकार है वो एक सामान्य नियम का भी पालन नहीं कर रही है, तो फिर उस पर अंकुश लगाने के लिए फिर विपक्ष के जो लोग हैं या पार्टी है वो कौन सा युक्ति अपनाएगी। पॉइंट ऑफ द ऑर्डर, आधे घंटे की चर्चा, विशेष उल्लेख, लघु आवधिक की चर्चा। तो नहीं भाई देखो ये से सही आंसर क्या है, पॉइंट ऑफ द ऑर्डर। क्या होगा, पॉइंट ऑफ द ऑर्डर, ये ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा ध्यान रखना, संसद में एक दो समितियों को ध्यान रखना। संसद में एक समिति होती है प्राक्कलन समिति। तो ध्यान रखिए जो प्राक्कलन समिति होती है ना संसद में, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, इसमें होते हैं 30 सदस्य, और 30 के 30 ये आते हैं लोकसभा से। कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी समिति होती है संसद में, सबसे बड़ी ये समिति होती है, ठीक है। और इसको 1 वर्ष के लिए गठित होता है, ठीक है ना। ये कितने वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। और प्राक्कलन समिति का जो भी अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति जो होगा वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है ना। तो प्राक्कलन समिति को ध्यान रखिएगा, ये पहला हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा एक मिलेगा आपको लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसमें ध्यान रखिए इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 22, और ये 15/7 में होते हैं, बटे होते हैं 15/7, यानी कि 15 जो होंगे वो लोकसभा के होंगे, 15 सदस्य जो होंगे वो कहाँ के होंगे, वो होंगे लोकसभा के। और जो 7 सदस्य होते हैं वो कहाँ के होते हैं, ये होते हैं राज्यसभा के, ठीक है।
लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन बनता है? ये मतलब प्रथा चली आ गई है कि जो विपक्ष का नेता होगा ना वही बनेगा विपक्ष का नेता। तो वर्तमान में यानी 18वीं लोकसभा जो है इसमें विपक्ष का नेता कौन है? तो राहुल गांधी है। तो यानी कि राहुल गांधी लोक लेखा समिति के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। ये परंपरा 1967 से चलती आ रही है, ठीक है ना, कि जिसका इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? तो विपक्ष का नेता बनेगा। ये परंपरा कब से चलती आ रही है? 1967 से ये चलती हुई आ रही है। इसका भी क्या होता है? 1 वर्ष की अवधि होती है, यानी ये 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है, ठीक है। अगले साल फिर गठित की जाएगी ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हॉकी की सैल स्कूप को और क्या कहते हैं? ठीक है ना, स्लाइस, बुल्स आई, फ्रिक किक, एरियल पास। ये कहते हैं एरियल पास, ठीक है, एरियल पास, ठीक है। तो हॉकी को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा पेरिस ओलंपिक जो चल रहा है, 33वां पेरिस ओलंपिक जो चल रहा है, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता है? उसमें जीता है इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत डैश डैश हुई थी। कब हुई थी बताओ जरा? 1993, 1997, 1995, 1999। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये शुरू हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 93 में। इस समय पीएम कौन थे? इस समय जो पीएम की बात करते हैं, पीएम इस समय कौन थे? तो इस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना, पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है भाई? शीतकालीन, ग्रीष्म, शिशिर विषु या वसंत विषु? तो इसमें क्या है आपका? तो ये है ग्रीष्मकालीन, ठीक है। कब? यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है ना, सबसे बड़ा क्या होगा? दिन होगा। बसंत विषु कब होता है? बसंत विषु होता है 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को होता है ना, क्योंकि जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब, ठीक है। और शिशिर विषु की अगर हम बात कर लें तो ये 23 सितंबर को होगा। कब होगा? 23 सितंबर को होता है। शीतकालीन संक्रांति कब होगा? तो ये 22 दिसंबर का होगा, 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर में क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। 22 दिसंबर को क्या होता है? यहाँ पे होगा है, ये होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे लंबा दिन होगा, ठीक है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। बसंत विषु कब होता है? 21 मार्च को। शिशिर विषु कब होता है? 23 सितंबर को। आगे आ जाते हैं। अगला है डैश डैश से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। 1000 वर्ग किलोमीटर, 20,000 वर्ग किलोमीटर, 40,000 या 2,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन सही आंसर क्या आपका है? यानी 2000, ये है आपका क्या है? 20,000 वर्ग किलोमीटर। अगर इतना बड़ा कोई नदी का एरिया बेसिन है तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? नदी बेसिन की बात करेंगे। भारत की बात करें तो भारत में 20 से अधिक क्या है? नदी बेसिन है। 20 से अधिक क्या है? नदी बेसिन है, जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी क्या है? ज़्यादा है। अगर सबसे बड़ा की बात करते हैं तो वो फिर कौन सा है? अमेजन नदी, अमेजन नदी बेसिन, ठीक है ना। ये क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है, जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, जिसका सबसे अधिक विस्तार ब्राजील वाले क्षेत्र में है। आसुत जल विद्युत का क्या है? सुचालक, अतिचालक, कुचालक या अर्धचालक? देखो जो आसुत जल होता है ना, ये विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है कि इसमें लाइट पास नहीं होगा, ठीक है। सुचालक का कह सकते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो कौन सा है?
वो है कौन सा भाई, चांदी। चांदी के बाद सेकंड कौन सा अच्छा है, तो बताएंगे सेकंड अच्छा है कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। फिर है एल्यूमिनियम, ठीक, एल्यूमिनियम। अगला है जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है, ग्रीनविच मेजर टाइम, ग्रेट ब्रिटेन मेजर टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम या गूगल मीन टाइम। तो इसमें सही आंसर क्या है, सही आंसर है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। देखिएगा ये इस तरीके से क्या, अगर हमने देखा ये आपका ग्लोब है, ग्लोब पे जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं हैं इस तरीके से, इसे कहते हैं देशांतर। ऐसे कई सारी देशांतर रेखाएं क्या हैं, ऐसे कई सारी क्या हैं, देशांतर रेखाएं हैं। तो ये जो आपका 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, इसको हम लोग कई सारे नाम देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहेंगे, समय रेखा कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे कई सारे नाम देते हैं, ठीक है। अब रीजन क्या है कि इसको हम लोग क्या, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शहर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है। ग्रीनविच एक शहर है, जो कि शहर पड़ता है लंदन में। कहाँ पड़ता है, लंदन में पड़ता है, ठीक है। तो ग्रीनविच शहर से ये गुजरने के कारण इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में समय का निर्धारण कहाँ से होता है, अगर कहाँ से पूछेगा तो बताना लंदन से होता है, जगह पूछे तो लंदन, और अगर आप कोई देशांतर पूछ ले तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ये समय का निर्धारण करता है, ठीक है ना। अगर आप पूर्व में चलेंगे, अगर आप पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पे समय होगा प्लस में, अगर आप पश्चिम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो समय किस में जाएगा, समय जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो पूरे वर्ल्ड में समय का निर्धारण यहाँ से होता है। और भारत में पूछ ले तो, भारत में अगर पूछ लेता है तो भारतीय मानक समय रेखा क्या है, अगर पूछ ले तो भारतीय मानक अगर समय रेखा पूछे तो ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत से पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती ही हैं, ठीक है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। कहाँ से अगर पूछ ले तो कितने, तो 5 राज्यों से गुजरती है ये रेखा, ठीक है ना, 82.5, ठीक है। तो हमारे भारत में मिर्ज़ापुर यूपी से समय का निर्धारण होता है। तो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है समय भारत का। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था, जिम्बाब्वे को, ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान को, वेस्ट इंडीज को। तो ये जीता था वेस्ट इंडीज को, किसको, वेस्ट इंडीज को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, कैरेबियाई क्या है, एक देश है, ठीक है, कैरेबियाई ये देश है, कैरेबिया सागर है ना, उस सागर में इसका क्या है, ये देश है। अगला है सलाल बगलिहार। देखो सलाल बगलिहार और दुलस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो ये तीनों हैं कहाँ पे, ये तीनों हैं चेनाब नदी पे, ठीक है ना। चेनाब जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से चंद्र व भागा के नाम से निकलती है, ठीक है। और चेनाब जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है,
सिंधु की ये क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अरे देखो, पावर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानडे, सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये पुस्तक जो लिखा गया था ये 1900 पुस्तक 1 में लिखा गया था। इसी में धन बहिर्गमन का सिद्धांत है। दादा भाई नौरोजी ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और प्रति व्यक्ति आय का भी आकलन किया था, दादा भाई नौरोजी। अगला है, योग में स्वास्तिक किस मुद्रा का व्यक्त करता है? ऊंट, मांगलिक, टिड्डा, कुत्ता। भाई स्वास्तिक तो हम लोग जानते हैं ना, ये मांगलिक क्या है, मांगलिक को क्या करता है, ये करता है। ठीक है, शायद ऐसे कुछ करके होता है, मुझे बहुत ध्यान नहीं है, इस तरीके से ये होता है स्वास्तिक। ठीक है, अगला देखिएगा, कुट्रालम जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या तेलंगाना में? ये है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये जो जलप्रपात है ये आपको मिल जाएगा चेट्टार नदी है ना, चेट्टार नदी पर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में आप देखेंगे तो ये जो शरावती नदी है इस पे क्या है, जोग या गरसुप्पा या फिर महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक है, इसके अलावा एक मिलेगा वाराही नदी पर, वाराही नदी पर कर्नाटक में ही आपको मिलेगा कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल, जो कि सबसे ऊंचा है भारत में, क्या है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला है कि पुनरावृत्ति प्रावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता डैश डैश निर्भर करती है। किस पर करती है? तो ये करती है अनुकंपन पर। किस पे करती है? अनुकंपन पे। ठीक है, तो प्रतिध्वनि सुनाई कब देगा? जब 17 मीटर की दूरी हो, लगभग कितनी हो, 17 मीटर की दूरी पर प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है, इको जिसे बोलते हो। सेनकोट्टा दर्रा मदुरई को और किससे जोड़ता है? सेनकोट्टा चेन्नई को, पलक्कड़ को, कोट्टायम को या फिर त्रिची को। इसमें आपने पढ़ रखा होगा कि ऐसे कितने, तो हमने दर्रे आपको पढ़ा रखे हैं। ठीक है ना, तो ये कोट्टायम क्या है आपका, है ना, केरल में। ठीक है, वो उसको जोड़ेगा। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा रखा, इन अगर बात करें हैं तो, और इन दर्रों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपने सुना होगा एक थालघाट दर्रा, पश्चिमी घाट में दर्रे पड़े हैं ना, कौन सा, थाल घाट दर्रा। एक कौन सा है, भोर घाट दर्रा। एक कौन सा है, पाल घाट दर्रा। ठीक है ना, तो थालघाट जो दर्रा है ये जोड़ता है किसको, ये जोड़ता है भाई मुंबई को, किससे, तो नासिक को, नासिक को। भोरघाट दर्रा है ये जोड़ेगा किसको, तो मुंबई को किससे जोड़ेगा, ये भाई पुणे को जोड़ेगा, पुणे भी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और पालघाट दर्रा किसको जोड़ेगा, तो पालघाट दर्रा ये जोड़ता है, इस साइड में है आपका पलक्कड़ को जोड़ेगा एक किससे, तो कोयम्बटूर को जोड़ेगा। ठीक है, बाकी ये जो सेनकोट्टा है वो जोड़ेगा मदुरई तमिलनाडु में, कोट्टायम केरल में। ठीक है, कोट्टायम हालांकि तिरुवनंतपुरम वाले क्षेत्र को भी ये जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है। तो देखिए आज के हमारे ये 50 क्वेश्चन दिए थे, मैंने इसको अच्छे से हम लोगों ने इसको किया है और समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आगे आपको इसको कंटिन्यू रखना है, देखना है, समझना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।